कल हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इस विषय में जानकारी ली थी। आज हम लोग इसी पाठ के दूसरे पार्ट में देखेंगे यूरोप में राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ। इसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो था, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी था। इसमें ये सामूहिक पहचान जो था ये ज़्यादा ज़रूरी था और ये उस समय वहाँ पे नहीं था। यूरोप में अलग अलग समाज था और जैसा कि जानते हैं हम लोग कि यूरोप का समाज कई भागों में बटा हुआ था। जैसे हैब्सबर्ग का साम्राज्य जो था, वहाँ के लोग जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाओं को बोलते थे। राष्ट्र का निर्माण इसके लिए हमको करना होगा। राष्ट्र और राज्य का विचार कैसे उभरा, इसके लिए हम लोग देखेंगे कैसे ये विचारधारा लोगों के अंदर आई। सबसे पहले इसके लिए था यूरोपीय समाज की संरचना। तो यूरोपीय समाज की संरचना जो थी, वो यूरोप का समाज उस समय दो वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग कुलीन वर्ग था और दूसरा निम्न वर्ग था, जिसको कृषक वर्ग भी कहा जाता था। दूसरा था उदारवादी राष्ट्रवाद। इसके बाद तीसरे नंबर पे था रूढ़वादी और चौथे नंबर पर थे क्रांतिकारी। अब हम लोग देखेंगे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में कौन लोग आते थे। तो उच्च वर्ग के लोग जो थे उनकी जनसंख्या कम थी, निम्न वर्ग की जनसंख्या बहुत अधिक थी। उच्च वर्ग के लोगों का वर्चस्व था, जबकि निम्न वर्ग इन सब चीज़ों से वंचित थे। उच्च वर्ग में जमींदारों के पास खेत बहुत ज़्यादा थे। निम्न वर्ग के पास ज़मीन नहीं थी, ये लोग किराए पर रहते थे। उच्च वर्ग के लोगों के पास सभी अधिकार इनको दिए गए थे, जबकि निम्न वर्ग के लोगों को ये अधिकार नहीं दिया गया था। यूरोपीय समाज असमान रूप से, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा, उससे ये हमको पता चलता है कि यूरोपीय समाज असमान रूप से विभाजित था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया जिसे मध्य वर्ग कहा गया। अब ये मध्य वर्ग क्या था? मध्य वर्ग में वो लोग आते थे जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। अब इसमें जो कुलीन और निम्न वर्ग दोनों वर्ग आता था। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। यहाँ से हम देखेंगे कि ये उदारवादी राष्ट्र का शुरू हो गया। उदारवादी राष्ट्र के लिए जो था, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लोगों ने मांग की। कानून के समक्ष सब एक समान हैं, ऐसा लोगों ने मांग करना शुरू किया। ये लोग सरकार के पक्षधर थे, सरकार के पक्ष में ये लोग बात करते थे। ये लोग बाजार की स्वतंत्रता की मांग करते थे और ऐसे ही लोगों को उदारवादी कहा जाता था। इस उदारवादी राष्ट्र के चलते राष्ट्र का विचार सब जगह फैलने लगा और इसका जो मुख्य कारण माना गया, इसीलिए 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीज़ें या पूंजी के आवागमन पर था, जो सारे नियंत्रण थे उनको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण, यानी जो सीमा शुल्क था, उसको ख़त्म नहीं किया गया और इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जाल्बेराइन। जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। शुल्क अवरोध का मतलब था कि जैसे
एक जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य में आपको जाना था सामान बेचने के लिए, तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता था। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, क्योंकि उस समय वहाँ पे बहुत सी मुद्राएं चलती थीं। जैसे पहले वहाँ पे 30 से भी ज़्यादा मुद्राएं चलती थीं। जैसे आप भारत का उदाहरण देख लीजिए, भारत में मुद्रा जो है वो सिर्फ रुपए चलती है। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट में जाएंगे तो अगर अलग अलग मुद्राएं चलती तो हमको बहुत दिक्कत होती कहीं भी आने जाने में। यही सब देखते हुए वहाँ पे मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन था वही वोट दे सकता था। वोट देने का अधिकार उन्हीं लोगों को था नेपोलियन के समय में, जिनके पास पैसा होता था, वह पुरुष होता था, सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे। इसके बाद फिर आता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या था, तो हम लोग देखेंगे कि 1815 के बाद नया रूढ़िवाद आया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1815, जो हमने आपको पीछे भी बताया था कि 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके लिए ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर काम किया और वाटरलू के उस युद्ध में उसको पराजित किया गया। इसके बाद यूरोप सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय में जितने भी बदलाव हुए थे उन सब बदलावों को ख़त्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि। संधि के तहत 3 जो महत्वपूर्ण निर्णय थे वो लिए गए। फ्रांस की सीमा पर पहला उसका जो संधि का नियम था उसमें ये कहा गया कि फ्रांस की सीमा पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। दूसरा था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे नेपोलियन जो था वो बूर्बो वंश को हटा के शासक बना था। लुई 16 जो था उसको हटा के नेपोलियन राजा बना था। लुई 16 जो था वो बूर्बो वंश का था और नेपोलियन के बाद फिर से बूर्बो वंश के लोगों को शासक बना दिया गया। लेकिन वहाँ पे राजतंत्र जो था वह जारी रहा। लोगों की मांग थी कि प्रजातंत्र की स्थापना की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके परिवर्तन के बाद भी वहाँ पे राजतंत्र की व्यवस्था जो थी वो लागू थी। अब इन चीज़ों के विरोध में क्रांतिकारी लोग जो है वो सामने आ गए। यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णयों के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर गुप्त खुफिया समाज का निर्माण किया जिसका कुछ उद्देश्य था, जैसे राष्ट्र को बढ़ावा देने, वियना संधि का विरोध करना, सत्ता के लिए लड़ना। ये गुप्त संगठन जो था ये इनकी प्रमुख मांगें थीं। और जियोसेपी मैत्सिनी एक क्रांतिकारी था। यह इटली का रहने वाला था और इसने अंदर ही अंदर 2 गुप्त संगठनों की स्थापना कर दी। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा जो गुप्त संगठन था वो बर्न में यंग यूरोप। और इन लोगों की जो प्रमुख मांगें थीं ये जो ऊपर बताया गया आपको कि वियना संधि का विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, ये गुप्त संगठन जो थे इनका यही मांग था। इसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली
और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवक थे। मैथ्यनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति थी।